जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज की क्लास और आने वाली 5 क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि ये क्लास आपके परीक्षा पथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 80 प्लस मार्क्स केवल जीएस में दिलाएगा, चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम दे रहे हो। यदि आप आरओ के लिए विशेष तौर पर तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 140 जीएस के क्वेश्चन से आपको 80 प्लस क्वेश्चन तो इसी क्लास के अंतर्गत यानी ये आने वाली 5 क्लासों के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समय कम है, रिवीजन कर लो, बस यही हमारा एक फैक्ट रहने वाला है। क्विक रिवीजन करना है तो आपको क्विक रिवीजन नोट्स लेना पड़ेगा। तो इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, ये जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी आगे। तो पहले हम कुछ टॉपिक को कवर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो संविधान के जो भाग हैं, ये टॉपिक दिया गया पहला। देखिए, हमें यहाँ पर याद कराना है आपको, यानी जो टॉपिक के नेम है, टॉपिक के नेम के साथ साथ आपको चीजें याद कराना है। वैसे तो आपको ये दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा कि टॉपिक का नाम क्या है, भाग 1 में क्या दिया गया, भाग 2 में क्या दिया गया, भाग 3 में क्या दिया गया है। तो ये तो ऐसे याद करने और रट्टा मारने वाली बात हो गई है। लेकिन जब आपको याद करना होगा तब आपको कुछ ना कुछ शब्द याद कर लेने होंगे, एक कहानी बना लेनी होगी, एक स्टोरी बना लेनी होगी। जैसे कि संघ यानी देश में नागरिक को मूल अधिकार मिले। संघ यानी देश में पहला हो गया संघ यानी उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा हो गया नागरिक, और नागरिक को क्या मिले, मूल अधिकार मिले। इसके बाद में उन्होंने नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य को पालन करते हुए संघ के सभी और राज्य के सभी चीजों को उन्होंने क्या किया है, सभी नियमों और कानूनों को माना है। यानी संघ नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए किसने, नागरिक ने, यानी हम लोगों ने नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों का पालन करते हुए संघ और राज्य के सभी किसके निर्देशों का पालन किया है, सभी नियमों को माना है। इसके बाद में भाग 7 तो हटा दिया गया है। इसके बाद में आपको कैसे याद करना है, आपको याद करना है कि संघ और राज्य, दोनों संघ और राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, यूटी आ जाता है। क्योंकि देखिए, बीच बीच में आपको कहानी जोड़नी होगी। यानी आपने पार्ट 6 तक एक कहानी बना ली, पार्ट 6 के बाद में पार्ट 7 हटा दिया गया है। पार्ट 8 में क्या दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र, यानी पहले हमने किसके बारे में, केंद्र के बारे में जो सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद स्टेट के बारे में, स्टेट के बाद में हमने यूनियन टेरिटरी के बारे में देखा। तो ये कहानी आपने एक वर्चुअलाइजेशन में बना ली, तो आपने क्या हुआ, विजुअल कर लिया, आपने सारी कहानी बना ली। इसके बाद में फिर देखो उसके छोटे स्तर पर क्या आता है, यानी जो नियम कानून बनाने में छोटे स्तर पर क्या आता है, पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई और सहकारी समिति। पंचायत तो देखिए पहले से ही था, नगर पालिका और सहकारी समिति बाद में ऐड की गई है। बाकी ये अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र आते हैं। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के बाद संघ राज्य संबंध आता है। इसके बाद में वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंध आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में राज्य जो संघ राज्य संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, पार्ट 11। और पार्ट 13 में क्या दिया गया है, व्यापार वाणिज्य। तो 301 से 307 तक दिया गया है। इसके बाद में संघ राज्य के अधीन सेवाएं हो गई, यानी ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। भाग 14 है, भाग 14 ए में ट्रिब्यूनल है, और भाग 15 में क्या है, चुनाव है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, उससे याद हो जाएंगे। इसके बाद में 16 में क्या है, विशेष उपबंध 330 से 342। और 17 में क्या है, भाषा। 18 में क्या है, आपात उपबंध, ये भी याद रहते हैं, लगभग आपको सभी को ये याद रहते होंगे। इसके बाद में 19 में विविध है, याद करने की जरूरत नहीं। 20 में संविधान संशोधन है, और ये वाला पार्ट भी सभी को याद रहता है। इसके बाद में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, याद मत करिएगा। और 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तिथि, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उससे आपको याद हो जाएगा, और याद करना भी जरूरी है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगेगा कि पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार आता ही आता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में
भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, याद कर लीजिएगा, नॉर्मल बात है, वो याद हो जाएगा। इसके बाद में भाग 9 इंपॉर्टेंट है, 9A इंपॉर्टेंट है और 9B इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भाग बाद में जोड़े गए थे, अभी हम बताएंगे संविधान संशोधन वाले टॉपिक में। और देखिए जितने भी टॉपिक है मैंने अलग अलग कवर किए हैं, जिससे कि क्या हो, आपको याद करने में आसानी हो जाए और बोरिंग फील ना हो। हम ऐसे टॉपिक कवर करते लाएंगे, जैसे पहले मान लीजिए पॉलिटी का एक ले लिया, फिर इसके बाद ज्योग्राफी का ले लिया, तो इस तरीके से टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। तो देखिए 9A और 9B बाद में जोड़े गए थे, बताएंगे बाद में आपको कब जोड़े गए थे, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये सभी चीजें आपको वो सब बाद में बताते रहेंगे। इसके बाद में 10 में देखिए, जो भाग 10 है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिएगा, नॉर्मल जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया। लेकिन 11 भाग 11 नंबर पार्ट इंपॉर्टेंट है और 12 नंबर पार्ट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं, बस याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद में और कौन सा इंपॉर्टेंट है, भाग नंबर 14 और 15 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो 16 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 17 इम्पोर्टेंट है, और 17 के बाद में 18, 18 के बाद में 20 और 20, बस इतने ही भाग इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए। तो भाग 1 में क्या दिया गया, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 5 में क्या, 4A भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी यहाँ पर 4A नहीं लिखा है, 4A। तो ये इसमें क्या दिया गया, मूल कर्तव्य। 5 में क्या दिया गया है, संघ, और 6 में क्या दिया गया, राज्य। 9 में पंचायत, और 9A में दिया गया नगर पालिकाएं, और 9B में दिया गया है सहकारी समिति। इसके बाद में 10 में क्या दिया गया, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 देखिए इंपॉर्टेंट है, संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखिए जो अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो इन्हीं पार्ट से जब आप याद कर लेंगे ना कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो आपके अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। भाग 12 उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वित्त संबंधी नियम कानून दिए गए हैं। भाग 14 में क्या दिया गया है, यूपीएसपी और स्टेट पीएससी दिया गया है। भाग 14A में ट्रिब्यूनल दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 15 में क्या दिया गया है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन यानी चुनाव के बारे में बताया गया। भाग 17 में क्या दिया गया है, भाषा के बारे में दिया गया है। और भाग 18 में क्या दिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन। और भाग 20 में क्या दिया गया है, जो संविधान संशोधन होते हैं उनके बारे में भाग 20 में दिया गया। तो ये चीजें आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है विश्व की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। हाँ, यहाँ पर एक चीज रह गई है आपको कि याद कैसे करना है, वो तो बताना भूल ही गया। तो वो देखिए, आपको एक एक शब्द याद कर लेने हैं सभी के, यानी लगभग आपको 20-22 शब्द याद करने हैं, 20-22 शब्दों की स्टोरी याद करनी है। जैसे याद कर लीजिए, जैसे मैंने क्या याद किया है, संघ में नाग को मूल अधिकार मिले, नीति निर्देशक कर्ता और संघ और राज्य व पंचायत व नगर पंचायत और सहकारी समितियों से जनजातियों का वित्त संभालने का अधिकार मिला, चुनाव होने का अधिकार मिला, भाषा तय होने का अधिकार, भाषा तय की गई, आपातकालीन सुविधाएं बनाई गई, संशोधन और विशेष प्रारंभ भी, विशेष उपबंध भी यहाँ पर प्रारंभ किए गए। तो इस तरीके से आप लोग एक स्टोरी बनाइए, याद करिए, बार बार लिखिए, 3 से 4 बार, आपको याद हो जाएगा। लिखना, जब भी लिखना तो कैसे लिखना, इस तरीके से लिखना, जैसे संघ लिख लिया, इसके बाद में नागरिक लिख लिया, नागरिक के बाद में मूल अधिकार लिख लिया, मूल अधिकार, मूल अधिकार के बाद में क्या लिख लिया, नीति निर्देशक तत्व लिख लिया, यहाँ पे सिर्फ नीति लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कर्तव्य लिख दिया, कर्तव्य, कर्तव्य के बाद में संघ लिख दिया, संघ के बाद में यहाँ संघ सरकार लिख दीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा। इसके बाद में राज्य लिख दिया, राज्य सरकार लिख दिया। इसके बाद में पंचायत लिख दिया, पंचायत के बाद में नगर लिख दिया, नगर यानी नगर पालिकाएं। इसके बाद में सहकारी समितियां लिख दिया, सहकारी लिख दिया। सहकारी के बाद में जनजाति लिख दिया, यानी जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात हो रही है अनुच्छेद 244 वाले में। इसके बाद में वित्त लिख दिया, वित्त, वित्त के बाद में चुनाव लिख दिया, यानी यहाँ पर अनुच्छेद 300 के पास हम पहुंच गए हैं, चुनाव। चुनाव के बाद में भाषा लिख दी, भाषा, भाषा के बाद में आपातकाल लिख दिया, यानी हम कहाँ पर पहुंच गए, अनुच्छेद 352 से 60 तक। इसके बाद में संशोधन, यानी अनुच्छेद कहाँ तक लिख दिया हमने, 368। इसके बाद में प्रारंभिक प्रावधान और अंतिम अनुच्छेद पर हम लोग पहुंच गए हैं।
प्रारंभिक प्रावधान। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो यही इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इनको याद करिए। संघ, नागरिक मूल्याधिकार, नीति, कर्तव्य, संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर नगर सहकारी समितियां, जनजातीय और वित्त, चुनाव, भाषा, आपातकाल संशोधन और प्रारंभिक प्रावधान। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला टॉपिक क्या है, विश्व की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। तो लौह अयस्क खदानें, इनको याद कैसे करेंगे, 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। देखिए एक स्टोरी याद कर लीजिए, अपना ही नाम याद कर लीजिए कि सबसे पहले हम गए ब्राजील। ब्राजील में वहां पर हमने सभी प्रकार की कारें देखी, यानी सभी, यानी सेरा नार्टे माइनिंग कहाँ पर है, सबसे बड़ी खदान है ब्राजील में। कारें मतलब कैरा, यानी कैरा जो कि कहा है कार है, वो भी कहाँ पर है, ब्राजील में। और उसी कार को लेकर हम कहाँ पर चले गए, ऑस्ट्रेलिया के माउंट पे चले गए, यानी पहाड़ों पर चले गए। और वहां पर हमने जिम्बलबार और एरिया देखा, जिम्बलबार एरिया देखा। मतलब जब वहां के हम ऑस्ट्रेलिया के माउंट पर गए तो हमने जिम्बलबार एरिया देखा। तो इससे क्या पता चलता है, ऑस्ट्रेलिया के माउंट पर जा गए और जिम्बलबार और एरिया सी माइन, ये हमने खदानें वहां पर देख ली। तो इस तरीके से स्टोरी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की 5 सबसे बड़ी खदानें। तो 3 तो वही है, माउंट न्यूमैन, जिम्बलावर हब, एरिया सी माइन, और एक दूसरी और याद करनी है, साउथ फ्लैंक परियोजना और ग्रेटर टॉम प्राइस माइन। इसके बाद में अगला टॉपिक देखिए क्या आया है। अगला टॉपिक जो आया है वो है 1857 के विद्रोह की प्रारंभ तिथि। तो 1857 के विद्रोह की प्रारंभ तिथि कब हुई थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए जो बैरकपुर में प्रारंभ हुआ था 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। 10 और जून 1857 में रानी लक्ष्मी द्वारा झांसी में किया गया था। मेरठ में 10 मई 1857 को कदम सिंह द्वारा, और बाद में यही लोग दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली में इनका जो प्रदर्शन किया था वो किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था, यानी बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब के द्वारा किया गया था। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च को बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी जलाई। 10 मई को मेरठ से ये आग फैल गई, और फिर झांसी की रानी और लखनऊ की बेगम और कानपुर के नाना ने इस ज्वालामुखी को, इसे ज्वालामुखी बना दिया। क्या बना दिया, ज्वालामुखी बना दिया। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कैसे, मंगल पांडे ने 29 मार्च को, तो सबसे पहले कब हुआ था, 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी जलाई। देखिए ये क्रम वाइज जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ वो क्रम वाइज है। 29 मार्च को क्या किया, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर में विद्रोह की चिंगारी जलाई। और 10 मई को मेरठ से ये आग फैल गई। 10 मई को कहां से फैल गई, मेरठ से आग फैली। और इसके बाद में झांसी की रानी और लखनऊ की बेगम, यानी लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम और कानपुर के नाना ने इसे ज्वालामुखी बना दिया। इसे क्या बना दिया, ज्वालामुखी बना दिया। तो सबसे पहले झांसी, फिर कानपुर, उसके बाद में लखनऊ। ऐसे याद रखना, उत्तर प्रदेश में ही है सभी स्थान है। तो मेरठ पहले हो गया, मेरठ ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मेरठ आएगा। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में, तो दिल्ली से पास कौन सा पड़ेगा, मेरठ पड़ेगा। उसके बाद में झांसी, झांसी तो बहुत दूर पड़ेगा। इसके बाद में झांसी, तो हमने क्या किया, झांसी गए, मेरठ से सीधा झांसी चले गए, झांसी से कानपुर आ गए, कानपुर से लखनऊ चले गए। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, ये जो क्रम है वो पूछा जाता है। अगला है टॉपिक मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। तो मौर्यकालीन प्रशासन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। समाहर्ता को क्या कहते हैं, आय का संग्रहकर्ता। सन्निघाता को क्या कहते हैं, राजकोषीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता को क्या कहते हैं, कारागार का अध्यक्ष। नायक को क्या कहते हैं, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष को क्या कहते हैं, राजकीय भूमि का संरक्षक। पन्या अध्यक्ष को क्या कहते हैं, वाणिज्य विभाग का प्रमुख। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। अब देखिए बात करते हैं मौर्यकालीन की। तो मौर्य साम्राज्य, यानी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिसकी स्थापना की गई, और बिंदुसार इसके, और सबसे प्रमुख जो नेता, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो सबसे प्रमुख इसके रहे हैं नायक, वो कौन रहे हैं, अशोक, सम्राट अशोक। इनका प्रशासन बहुत ही मजबूत और संगठित था। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है, मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। इसका जो मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख है वो कहां पर देखने को मिलता है, मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र को देखने को, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है।
अब हम बात करते हैं समाहर्ता। तो समाहर्ता क्या होता है? जो सब कुछ अपने आप में समाहित कर लेता है। अब समाहित कौन करेगा? जो रिवेन्यू होगा, जो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा, तो वही तो सब कुछ लेगा ना। तो समाहर्ता को क्या कहते हैं? रिवेन्यू कलेक्टर, यानी जो रिवेन्यू करता है। समाहर्ता सन्निघात को प्रशस्त नायक, समाहर्ता सन्निघात को प्रशस्त नायक और सीतापन्न संग करता है। तो ये ऐसे याद कर लेंगे। समाहर्ता यानी टैक्स वसूलने वाला, सन्निघात यानी कोष कोष का अध्यक्ष, और प्रशासता मतलब क्या होता है? यानी जो कारागार का अध्यक्ष होता है, जेल का प्रमुख होता है। नायक यानी नगर का रक्षा करने वाला, नगर रक्षक। सीता अध्यक्ष माने होता है कृषि का प्रमुख, और पन्या अध्यक्ष माने होता है बाजार यानी वाणिज्य या फिर कॉरपोरेशन का प्रमुख। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। और भी जैसे कलेक्टर हो गया, ट्रेजर हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, जैसे आधुनिक पदों की भी प्रेरणा आज के समय में यहाँ पर देखने को मिलती है। जब मौर्यकालीन में ये सब चीजें देखने को मिलती थी, तो आप समझिए कि आज के समय में मौर्यकालीन जो मौर्यकालीन की जितने भी अध्यक्ष पद पर रहते थे, वो आज के समय में भी देखने को मिलते हैं। अगला है टॉपिक, भारत के स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची। झूम खेती कहाँ पर बोली जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती बोली जाती है। उत्तर पूर्वी भारत वाला इलाका जो पड़ता है, वो ये इलाका पड़ता है, यानी ये वाला इलाका तो पूर्वी पड़ जाता है पूरा, जहां पर सेवन सिस्टर आ जाती हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया। जो सेवन सिस्टर आ जाती हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, तो ये सेवन सिस्टर आ जाती है, वो तो पूर्वी इलाका हो गया। लेकिन अगर हम बात कर लें पश्चिम बंगाल का जो ऊपरी हिस्सा है, दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, इसके बाद में बिहार के कुछ हिस्से हो गए, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, ये सब क्या है? ये सब उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी स्थानांतरण खेती को किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बेबर और दहियार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र मोस्टली आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का कुछ निचले का हिस्सा, जो दक्षिणी हिस्सा है, वो बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जो कि हमने यूपी स्पेशल में बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्थानांतरण के कृषि क्या होता है? यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यह एक पारंपरिक कृषि होती है, जिसमें किसान कुछ समय तक जंगल काटकर खेती करते हैं और फिर जमीन छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। पहले तो कुछ जगह पर खेती करेंगे, फिर जंगल छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद करना है। अब इसके बाद में दीपा बस्तर में बोली जाती है। जरा और एरका दक्षिणी राज्य, जितने भी भारत के दक्षिणी राज्य हैं, यानी कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और तेलंगाना हो गया, तो ये जितने भी दक्षिणी राज्य हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जरा और एरका नाम से स्थानांतरण कृषि को बोला जाता है। बन्ना को, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहां पर क्या बोला जाता है? बत्रा बोला जाता है। पोडू आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कुमारी केरल के पश्चिमी तट पर, केरल का जो पश्चिमी तट है, वहां पर क्या बोला जाता है? देखिए केरल कहाँ पर पड़ता है? केरल ये पड़ता है, इस जगह पर केरल पड़ता है। इस जगह पर क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है। तो केरल का पश्चिमी तट कौन सा हो जाएगा? केरल का पश्चिमी तट, ये वाला केरल का पश्चिमी तट हो जाएगा। तो जो पश्चिमी तट के पश्चिमी घाट के, केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? कुमारी की खेती बोली जाती है। अब देखिए घाट और तट में क्या अंतर होता है। हालांकि जब हम ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास लेंगे, तब उसमें आपको सारी चीजें क्लियर करके बताएंगे। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए कि घाट और तट में क्या अंतर होता है। तो ऐसे आपको ये भारत का मैप बना हुआ नजर आता है। तो ये जो बिल्कुल तटीय रेखा होती है, एक रेखा, मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको। एक रेखा ऐसे है आपकी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो है वो समुद्र के किनारे है। इसको हम क्या बोलेंगे सर? इसको तट बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? इसको तट बोलेंगे। अच्छा, अगर बता दिया जाए कि ये इसके बाद में एक रेखा, जो इसके बाद में ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कौन सा होता है? सर ये वाला जो क्षेत्र होता है, वो होता है घाट होता है। क्या होता है सर? घाट होता है। तो जो सबसे समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र होता है, रेखा होती है, सीमा रेखा होती है, उसको हम तट बोलते हैं। और जो उसके बाद में जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको घाट बोलते हैं। और ज्योग्राफी की जब रिवीजन क्लास लेंगे, और आपकी रिवीजन क्लास, हर सब्जेक्ट की एक क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है?
सैयद वंश के शासक। तो सैयद वंश के शासक जो है वो अगला टॉपिक है। इसके बाद में देखेंगे खिरज खान 14 से 21, रैयत अयाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खिरज खान को ही बोला जाता था। मुबारक शाह 1421 से 1434, इसके बाद में मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है ना 8 नंबर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई और ऊपर से नीचे क्रम में। तो गुप्तकालीन जो प्रशासनिक इकाई है, तो सबसे पहले देखिए क्या आता है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई में। राजा, यानी राजा। इसके बाद में राजा कोई देश या राष्ट्र बोल सकते हैं, राजा देश या राष्ट्र। भुक्ति, विषय, बिंथी, पेठ और ग्राम। तो ये सभी आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो राजा होता था वो क्या होता था, सर्वोच्च शासक होता था। इसके बाद में देश या राष्ट्र आता था। इसके बाद में भुक्ति। अच्छा, भुक्ति किसे कहते हैं, जो प्रशासनिक मंडल होता था। एक बार मैं आपको इनकी सभी शब्दावलियां बता देता हूं जिससे आपको याद हो जाएगा कैसे कैसे याद करना है। तो जो राजा होगा वो सबसे ऊंचे पद पर होगा, मतलब राजा देश में भुक्त, विषय, बीथी, पेठ, ग्राम देखता है। राजा देश में भुक्त, विषय, बीथी और पेठ, ग्राम देखता है। तो राजा जो होगा वो सबसे ऊपर है क्योंकि सारे काम यही कर रहा है। इसके बाद में देश या राष्ट्र। इसके बाद में वो अपने राज्य को समझता है, यानी राज्य को उस समय वो लोग क्या बोलते हैं, देश को बोलते हैं। यानी वो जहां का राजा होगा वो अपने राष्ट्र या देश को समझेगा। इसके बाद में भुक्ति, यानी भुक्ति मतलब क्या होता है, प्रशासनिक मंडल। इसके बाद में विषय, विषय मतलब क्या होता है, जिला स्तर की इकाई होती है। बिंथी, बिंथी मतलब क्या होता है, सब डिवीजन या उप जिला कह सकते हैं। पेठ, पेठ मतलब क्या होता है, कस्बा या नगर। और ग्राम यानी गांव, सिंपल सी बात है, गांव। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। राजा शीर्षशासक, और देश यानी राज्य, भुक्त यानी प्रांत, विषय यानी जिला, बिंथ यानी उपजिला, पेठ नगर, ग्राम गांव। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। और आपके लिए एक विशेष सूचना है, यदि आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मात्र 29 रुपए में ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। हमारे एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेड कोर्सेज में जाने के बाद में आपको 5वें नंबर पर ये वाला कोर्स मिल जाएगा। वहां पर मात्र आपको 29 रुपए पे करने होंगे, और 29 रुपए पे करने के बाद में आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ यानी 300+ टॉपिक की पीडीएफ आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ में आप अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। इससे आपके ये लगभग 50 से 60 पेज में ये कंप्लीट पीडीएफ होगी, और यहाँ पर आपको 300 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए जाएंगे। मतलब 50 से 60 पेज में 300 से ज्यादा अगर टॉपिक आपको मिल रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सकती है। मात्र 29 रुपए में। और यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं और हमारा ऐप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप ऑफर लगाएंगे न्यू 10 का। जैसे ही आप न्यू 10 कोड डालेंगे तो आपको 10% का ये डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आपको मात्र 26 रुपए में मिल जाएगी। इसके बाद में आप 1700 वन लाइनर स्टैटिक जीके का कोर्स भी ले सकते हैं, मात्र 9 रुपए में मिल जाएगा। इसमें भी आप न्यू 10 अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की कंप्लीट करेंट अफेयर्स जो जून 2024 से जून 2025 तक है, आरओआर और बीपीएससी यूपीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 19 रुपए में ये आपको मिलेगी। और इन सभी में आप पहली बार न्यू 10 का कूपन कोड यूज कर सकते हैं। कैपिटल लेटर में डालिएगा न्यू 10, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको आप यूज करिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारा विश्व में स्थानांतरण कृषि के नाम। बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक नहीं है, जो पहले पढ़ा था भारत में, भारत का ही ज्यादा पूछा जाता है। विश्व में जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कांगो नदी के तट पर, यानी जो जैर नदी घाटी है, कांगो नदी है, तो इसके तट पर क्या है, मसोले, मसोले बोला जाता है। रे कहां पर बोला जाता है, वियतनाम में बोला जाता है। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में ये पूछा जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में क्या बोला जाता है, फंग बोला जाता है। मिल्पा कहाँ बोला जाता है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका। कोनको कहाँ बोला जाता है, वेनेजुएला में। रोका कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में। इसके बाद में अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। यहां से तो 1 नंबर आप पक्का समझिए कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन क्या आ सकता है, इन 17 जो सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं, इन सतत विकास लक्ष्यों में 17 में से जो आपको याद करने होंगे, या फिर
जो जो पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, और इनकी नंबरिंग जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, नंबरिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नंबरिंग कैसे याद करना है, किसकी किसकी नंबरिंग याद करना है, तो एक तो स्वच्छ और स्वच्छता की नंबरिंग याद कर लीजिए, क्योंकि इस समय स्वच्छ मिशन सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके बाद में स्वास्थ्य की थर्ड नंबर पर आता है। गरीबी तो पहले नंबर पर, सबसे पहले तो गरीबी खत्म की जाएगी, यानी गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, नारी, पानी, ऊर्जा, रोजगार, उद्योग, समानता, शहर, उपयोग, जलवायु, समुद्र, जमीन, न्याय, ये आपको याद करने होंगे। तो 17 क्या है, 17 नंबर पर ये मैंने अभी आपको 16 वर्ड बताए हैं, तो 16 ये वर्ड बताए हैं, तो 17 पर आपको क्या याद रखना होगा कि लक्ष्य, ये जितने भी लक्ष्य हैं इनको हमें प्राप्त करने के लिए साझेदारी बनानी होगी। तो इनके वर्ड याद कैसे करने हैं, गरीबी, गरीब भूखे स्वास्थ्य के लिए पढ़े लिखे नारी को पानी बिजली मिले, रोजगार से उद्योग चले, सब बराबर रहें, स्वच्छ शहर स्वच्छ हो, जलवायु बचे, समुद्र जीवन न्याय से बचे, और मिलजुल कर लक्ष्य पाएं, यानी मिलजुल कर हमें लक्ष्य पाना होगा। हर शब्द का एक एक लक्ष्य बताता है, जितने भी मैंने आपको शब्द बताए हैं हर शब्द एक लक्ष्य बता रहा है। और मेमोरी जो याद करनी होगी वो कैसे याद करेंगे, गरीब भूखे स्वास्थ्य के लिए पढ़े लिखे नारी, गरीब भूखे स्वास्थ्य के लिए, अगर गरीब भूखा है और वो स्वास्थ्य के लिए ही क्या करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, मतलब सब पढ़ेंगे, चाहे नारी हो चाहे कोई भी हो, सब पढ़ेंगे। और जब सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, लैंगिक समानता होगी, और जब लैंगिक समानता होगी, सब पढ़े लिखे होंगे, सब अच्छी चीजों का यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, स्वच्छता बनेगी, और जब स्वच्छता बनेगी तो हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, और जब हमें स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी तो हम अच्छा कार्य कर सकेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और अच्छा विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। जब आर्थिक विकास होगा तो बुनियाद, नए नए बुनियादी ढांचा आएंगे, नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए उद्योगों का निर्माण होगा, और जब नए नए उद्योगों का निर्माण होगा तो असमानताएं कम होंगी, सभी को काम करने का अवसर दिया जाएगा, और जब असमानताएं कम होंगी तो क्या होगा, टिकाऊ शहर बनेंगे, और समुदाय बनेगा, एक कम्युनिटी बनेगी, टिकाऊ कम्युनिटी बनेगी, जिससे क्या है, क्योंकि असमानताएं हैं नहीं तो कम्युनिटी में सब लोग मिलकर मिलजुल कर रहेंगे, और जब मिलजुल कर सब लोग कम्युनिटी रहेंगे तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, सभी लोग अपने जो चीजों का प्रयोग करेंगे वो जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करेंगे कि सबको बराबर मिल सके, क्योंकि असमानताएं नहीं है। तो जब सब कुछ बराबर मिलेगा तो इसीलिए क्या होगा, जलवायु पर कार्रवाई होगी, जलवायु भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जलवायु को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जल भी हमारा क्या होगा, ऊंचा बढ़ेगा, तो जल के नीचे जीवन रहेगा हमारा। इसके बाद में भूमि पर जीवन अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद में जब जीवन स्वच्छ होगा, भूमि स्वच्छ होगी, स्वास्थ्य होगा सभी के साथ में, सभी के पास में उद्योग होगा, नवाचार होगा, बुनियादी ढांचा होगा, कम्युनिटी से रहेंगे, तो क्या होगा, शांति होगी, यानी न्याय बनेगा, न्याय मजबूत होगा, न्याय की संस्थाएं मजबूत होंगी। और इसके बाद में जब इतने सब हम लक्ष्य एक साथ मिलकर पाएंगे तभी जाके ये सभी चीजें हमारी पूरी हो पाएंगी। तो ये थे हमारे 17 विकास लक्ष्य, जिनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान और शानदार स्टोरी टेलिंग में आपको मैंने बताया, तो ये याद कर लेंगे। गरीब स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए पढ़े लिखे नारी, गरीब स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए पढ़े लिखे नारी, पानी बिजली मिले, रोजगार से उद्योग चले, पानी बिजली मिले और रोजगार से उद्योग चले, सब बराबर रहें, शहर स्वच्छ हो, जलवायु बचे, समुद्र जमीन न्याय से बचे, और मिलजुल कर लक्ष्य पाएं। तो इस तरीके से आप लोग कहानी याद कर लीजिएगा। अगला है औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध। देखिए औरंगजेब की अगर बात करें तो मुगल साम्राज्य का एक जो सम्राट था, मुगल साम्राज्य का, अगर मुगल साम्राज्य की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य की जब स्थापना होती है वो किसके द्वारा की जाती है, बाबर के द्वारा की जाती है 1526 में। 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद में लोधी वंश को हराकर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में क्या होता है, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और मुगल साम्राज्य में इसके बाद में औरंगजेब आते हैं बहुत समय बाद में, क्योंकि बाबर के बाद में हुमायूं आ जाता है, हुमायूं के बाद में अकबर आ जाते हैं, तो इस तरीके से उनके शासकों का क्रम चलता रहता है। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब। अगर हम औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब का जो जीवन काल रहा था वो रहा था, यानी जो जब वो सम्राट बने थे तो वो 1658 से 1707 तक रहे थे। कब से कब तक, 1658 से 1707 तक रहे थे। और मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे जीवन काल की बात की जाए, जीवन काल की नहीं शासन काल की बात की जाए, तो शासन काल किसका रहा है, अकबर का रहा है। सबसे लंबा शासन काल किसका रहा है, अकबर का रहा है। तो ये चीज भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन मिलान में पूछ दिया जाता है।
यहाँ पर हम बात करेंगे उनके जीवन से संबंधित, उनके शासन से संबंधित। बनारस के पास सुजा की हार हुई 1658 में। धर्मत की लड़ाई उन्होंने 1658 में लड़ी। समूगढ़ की लड़ाई 1658 में। खजवा की का युद्ध 1659 में। देवराई की लड़ाई 1659 में। तो ये उनसे संबंधित महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो आपको याद रखना होगा। देवराई यानी देवगढ़ याद कर लीजिए 1659 में। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये जो युद्ध है वो किनके किनके साथ लड़े। जो सुजा हुआ था ना, सुजा यानी इनका ही भाई था शाह सुजा, उसको हराया था। शाह सुजा इनका ही यानी औरंगजेब का ही भाई था। इसके बाद में धर्मत की लड़ाई में इन्होंने दारा सिको, जो कौन था, ये भी औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब जो है अपने भाइयों को और अपने साथ साथ में अपने पिता को बंदी बनाकर और मार कर ही क्या बना था, शासक बना था। समगुड़ की लड़ाई, इसमें दारा सिकोह के साथ ये भी हुआ था और ये एक निर्णायक युद्ध था। यानी निर्णायक युद्ध कैसे, निर्णायक युद्ध इस प्रकार से था कि समगुड़ की लड़ाई में ही औरंगजेब बन गया था शासक। इसके बाद में मुराद बख्श, मुराद बख्श भी इनका भाई था और इनको भी इन्होंने हराया था, मुराद बख्श को। यानी औरंगजेब ने किसको, मुराद बख्श अपने भाई को हराया था। इसके बाद में देवराई यानी देवगढ़ की लड़ाई, ये मराठों के साथ लड़ी थी। कैसे याद करेंगे, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सुजा धर्मत समगुड़ खजबा देवराई, सुजा धर्मत समगुड़ खजबा देवराई, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। सुजा ने धर्मत में समुंदर पार किया, खजबा में फिसला और देवराई में गुम हो गया। अगला टॉपिक देखिए क्या दिया गया है। टॉपिक नंबर 12, यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताएं। यूरोप की प्रमुख नदियां और उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली नदी कौन सी है, बोल्गा नदी। तो ये रूस की बलदाई पहाड़ियों से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की कैसी सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी जो बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ती है। बोल्गा नदी क्या करती है, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार और नौवहन के लिए आवश्यक रही है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करने का, बस इतना याद कर लीजिएगा कि बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और कैस्पियन सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को जोड़ती है और बलदाई की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में डानुबे नदी। डानुबे नदी क्या है, या इसे डेन्यूब नदी के नाम से जानते हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है यह। और इसके बाद में जो इसका जो मार्ग है ना, व्यापार और पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग बनाती है, जो लगभग 2850 किलोमीटर लंबाई में 10 देशों से होकर, कितने देशों से, 10 देशों से होकर गुजरता है। और डेन्यूब का डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, अपने प्यारे भारत में है सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है सर, तिब्बत का पठार। अगला देखिए, अगली नदी कौन सी है, राइन नदी। राइन नदी स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। ये इंपॉर्टेंट है, जर्मनी को नीदरलैंड से कौन अलग करता है, राइन नदी अलग करती है। यह यूरोप में सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक है। 1233 किलोमीटर तक इसका जलमार्ग फैला हुआ है। लोयर नदी फ्रांसीसी सेवनेस पर्वतमाला लोयर नदी का स्रोत है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, लोयर नदी। पो नदी की बात करें तो इतालवी कोटियन आल्प्स पो नदी का स्रोत है, जो एड्रियाटिक सागर में गिरती है। यह इटली की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 652 किलोमीटर। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पो नदी। लोयर नदी कौन सी है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। अब ये कैसे याद करने होंगे, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। वो डूब रहा है, रायन लोयर पो। कौन, वो कौन है, रायन लोयर पो। तो वो कौन है, यानी वोल्गा। डूब रहा है मतलब डेन्यूब। राइन मतलब राइन, लोयर लो और पो पो। तो राइन जो है वो कहाँ की नदी है, वो आपका जो 1233 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाता है। और विशेषता इसकी क्या है, विशेषता ये कि जर्मनी और नीदरलैंड को अलग करती है। लोयर नदी
ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी है। एक नाव वोल्गा से डेन्यूब के रास्ते में राइन की तरफ चलती है और फिर लोयर में मोड़ देती है और अंत में पो में गिर जाती है। हर मोड़ पर एक देश का भाग देखा है, जैसे रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये आपको याद करने की बहुत ही शानदार और बेसिक सी कहानी है कि एक नाव वोल्गा से डेन्यूब के रास्ते में राइन की तरफ चलती है। एक नाव वोल्गा से डेन्यूब, पहले वोल्गा से डेन्यूब आई, डेन्यूब से क्या किया, डेन्यूब से डेन्यूब के रास्ते से राइन की तरफ चली, यानी राइन की तरफ चली। अब कहाँ चली, राइन की तरफ। इसके बाद में फिर लोयर में मोड़ देती है और अंत में पो में गिर जाती है। और जितने भी मोड़ आए हैं ना, उन मोड़ पर हर एक देश स्थित है। पहला रूस, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा इटली। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। अगला देखिए, विश्व की महत्वपूर्ण नहरों के बारे में। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरेन झील से जोड़ती है। बेलिंड नहर इरी झील को ओंट्रियो झील से जोड़ती है। गोटा नहर स्टॉकहोम व गुटेनबर्ग को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टी सागर के मध्य है। और मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर व लिवरपूल के मध्य है। इसके बाद में पनामा नहर, पनामा नहर किसके मध्य, देखिए कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर। इंपॉर्टेंट है ये नहर, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सुएज नहर भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। लाल सागर व भूमध्य सागर के मध्य है। केपी नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कैसे याद करें, स्टोरी कैसे है। सू और बेल नाम की झीलें जुड़ी, सू और बेल नाम की झीलें जुड़ी, गोटा से होते हुए कील जर्मनी पहुंची, गोटा से होते हुए कील और जर्मनी पहुंची। इसके बाद में पनामा और सुएज ने समुद्रों को जोड़ा। भारत ने केपी नहर से तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मिलाए। पनामा नहर देखिए कहां पर पड़ती है, ऐसे याद कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर अटलांटिक प्रशांत, इसके बाद में सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर, कील नहर जर्मनी यानी बाल्टिक और नॉर्थ सी, मैनचेस्टर इंग्लैंड के उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो कि भारत में पाई जाती है। इसके बाद में चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और उसके शासक कौन कौन थे जहां पर उसने आक्रमण किया था। तो देखिए देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण किया था 1296 में और दूसरा आक्रमण किया था 1306 में, ठीक 10 साल बाद दूसरा आक्रमण किया था। अब देखिए अलाउद्दीन, अगर खिलजी की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1316 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1316 तक इन्होंने शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं और उनसे उसने आक्रमण, सुधार और विस्तार नीति अपनाई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं देवगिरी पर आक्रमण। तो देवगिरी पर आक्रमण इन्होंने 1296 में किया। इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सुल्तान देवगिरी पर आक्रमण किया था, शासक कौन थे, रामचंद्र। इसके बाद में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण कब किया, 1299 में। रायकर्ण शासक थे और यहाँ पर सुल्तान ने गुजरात को जीता था, गुजरात को जीत लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर लिया था, गुजरात को जीत लिया। रणथंभौर 1301 में हमीर देव, इसके बाद में हमीर देव पर विजय पाई। चित्तौड़ के आक्रमण 1303 में रतन सेन के समय में हुआ था। तो रतन सेन यानी रानी पद्मनी की जौहर कथा यहाँ पर प्रसिद्ध है। रानी पद्मनी की जौहर कथा याद रखिएगा, रानी पद्मनी यानी पद्मनी करके याद कर लीजिए, पद्मावती पद्मनी। तो पद्मनी की जौहर कथा यहाँ के लिए फेमस है। मालवा का आक्रमण 1305 में हुआ था, महलक देव में। इसके बाद में दक्षिण भारत पर आक्रमण उन्होंने 1308 से 1311 के बीच में किया, जिसमें मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, होयसल जीते थे। वारंगल और होयसल, होयसल वंश यानी होयसल वंश कहाँ, द्वार समुद्र में लगभग आपको देखने को मिलता है। तो द्वार समुद्र 1311 में होयसल वंश, वारंगल रुद्रदेव से जीता था 1309 में। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अच्छा, इसको कैसे याद कर सकते हैं, अलाउद्दीन ने पहले गुजरात जीता, फिर रणथंभौर के हमीर को हराया, चित्तौड़ में रानी पद्मिनी के जौहर के नाम में अमर किया, फिर मालवा को रौंदा और आखिर में मलिक काफूर को भेजकर दक्षिण को लूटा। तो मलिक काफूर गया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत के 4 राज्यों में, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन गया था, मलिक काफूर गया था 4 राज्यों में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर इनके प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात की जाए तो सेना जो थी वो स्थायी सेना और नकद वेतन मिलता था। बाजार नियंत्रण वस्तुओं की कीमत तय करती थी। इसके बाद में भूमि कर सीधे राज्य द्वारा संग्रह किया जाता था। गुप्तचर तंत्र मजबूत किया गया इनके समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
चित्तौड़ विजय की कथा को लेकर पद्मावत प्रसिद्ध है, पद्मावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की कथा को लेकर। तो किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। रानी पद्मनी या फिर पद्मावती, पद्मावत मूवी भी आई थी, आपको याद रखना होगा। मलिक काफूर उसका प्रमुख सेनापति था और उसने मलिक काफूर को दूसरा सिकंदर कहा, सिकंदरे ए सानी, सिकंदरे सानी कहा था। मलिक काफूर ने अपने आप को क्या कहा था? दूसरा सिकंदर कहा था। नहीं, मलिक काफूर ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदरे सानी कहा था। इसके बाद में चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? कांग्रेस पूर्व संस्थापित संस्थाएं। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, इंडियन सोसाइटी 1872 में, इंडियन एसोसिएशन 76 में, पूना सार्वजनिक सभा 70 में, मद्रास महाजन सभा 84 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी 85 में। इसके बाद में फाइनली किसका हुआ था? आईएनसी 1885 में। 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है, किसके द्वारा की जाती है? ए ओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। पहले जो अध्यक्ष रहते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष रहते हैं। देखिए इन टॉपिक के साथ में आपको बहुत से ऐसे टॉपिक या बहुत से ऐसे पॉइंट कवर करा रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं जगह पर आपको पूरी कंप्लीट तैयारी देखने को मिल जाएगी। तो आप बस ये 5 क्लासें, जितनी भी आने वाली 5 क्लासें हैं वो आप जरूर देखिएगा, इससे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं वादा करता हूं आपको कि 70 प्लस मार्क्स आपके इसी से आ जाएंगे, 80 नहीं आएंगे तो 70 प्लस मार्क्स तो आपके इसी से आ जाएंगे। और अगर आपने हिंदी में 50 भी कर दिए ना तो 120 आ जाएंगे, और करेंट अफेयर्स में 10 मार्क्स का भी कर दिया या फिर विविध से आपने अगर 5 से 10 मार्क्स का कर दिया ना तो आपके 130 से 140 मार्क्स आराम से बन जाएंगे, जो कि कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, बहुत कम ही रहने वाली, क्योंकि पेपर कठिन होगा और पेपर कठिन के हिसाब से ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि कट ऑफ ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चली जाती है, कट ऑफ 120 130 के आसपास ही रहती है। अगला टॉपिक देखिए क्या दिया गया है। बाकी इनके जो संस्थापक हैं, लंदन में हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। ये भी इंडियन सोसाइटी भी लंदन में, संस्थापक आनंद मोहन बो। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और एस एन बनर्जी द्वारा, यहाँ पर बोस कर लीजिए। पूना सार्वजनिक सभा पुणे में हुआ था, संस्थापक इसके एस एच चिपलुकर और जीबी जोशी और एम जी रानाडे हैं। मद्रास महाजन सभा चेन्नई में संस्थापित हुई थी और संस्थापक इसके जी एस अय्यर और एम बीरंगवाचारी और आनंद चारल। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मुंबई में हुआ था, पूर्व नाम इसका मुंबई है, संस्थापक इसके फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद करना होगा कैसे तरीके से आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक इकाई ऊपर से नीचे क्रम में। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक चला था। तो विजयनगर साम्राज्य चला था 1336 से 1646 तक। विजयनगर साम्राज्य कब से कब तक? 1336 से 1646 तक चला था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की अगर राजधानी पूछी जाए सर क्या थी? हम्पी राजधानी थी। हाँ, राजधानी हम्पी थी। और इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो व्यवस्थित और सैन्य शक्ति पर आधारित था। चलिए एक बार हम प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं। जो सबसे पहले था प्रशासनिक अंग की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अंग था राजा यानी नरेश, जो सर्वोच्च शासक होता था, सभी शक्तियां राजा के पास होती थी। इसके बाद में आता था राज्य परिषद, यानी मंत्रियों की समिति, प्रधानमंत्री, सेनापति, खजांची आदि सब क्या आते थे? राज्य परिषद आते थे। उसके बाद में प्रांत आता था, उसके बाद में मंडल, मंडल के बाद में जिसे जिले भी कहते थे, विषय या कोट्टम भी कहते थे। मंडल के बाद में गांव या ग्राम, यानी तहसील कर लीजिए, तहसील, तहसील के बाद में ग्राम, ग्राम के बाद में ग्राम से भी छोटा मेलग्राम, मेलग्राम से उर्ग्राम। तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए थोड़ा सा। प्रांत, मंडल, कोट्टम, बलनाडु, नाडु, मेलग्राम और उर्ग्राम। अगला टॉपिक है भारत सरकार की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियां। भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियां, मैंने भारत सरकार। तो भारत की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं?
मोस्टली देखिए प्रमुख मिट्टियां हैं, 3-4 प्रकार की भारत में प्रमुख मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो लगभग 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और वो प्रत्येक का रंग, बनावट, उपजाऊपन और फसलें सभी में अलग अलग होती हैं। जैसे काली मिट्टी में कपास और गन्ने की पैदावारी खूब अच्छी तरीके से होती है। इसके बाद में लाल और पीली मिट्टी में, यहाँ पर ये जो मिट्टियां होती हैं वो दक्कन के पठार में मोस्टली पाई जाती हैं और पोटास से बहुत ज्यादा समृद्ध होती हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से पूछा जाएगा उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन मिट्टियों में किस चीज की समृद्धि होती है, इसमें कौन से तत्व हैं जिनकी समृद्धि होती है और कौन से तत्व हैं इनमें कमी होती है, और पूछा जाएगा कि कौन सी कृषि के लिए ये मिट्टी सहायक होती है। और जो एग्रीकल्चरल वाला पार्ट है आप कैसे याद कर सकते हैं, वो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो मिट्टी जिस राज्य में, देखिए मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मिट्टी है। अब मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टी में कौन कौन सी फसलें ज्यादातर पाई जाती हैं? कुछ मुख्य फसलें ऐसी हैं जो कुछ स्पेसिफिक मिट्टी में, यानी विशेष प्रकार की मिट्टी में ही होती हैं। जैसे अगर कपास की फसल की बात कर लें, देखिए वैसे तो कहीं पर भी हो सकती है कपास, लेकिन अगर कपास की पैदावारी अच्छी करनी है तो वो उसके लिए काली मिट्टी का ही उपयोग करना होगा। यानी जहां काली मिट्टी होगी वहां पर कपास और गन्ने की पैदावारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास की पैदावारी बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि वहां पर काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी के प्रकार और मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, एक मैप बनाइए, इतना सा काम कर लीजिए आप स्वयं, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो इस मैप के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, और जो मिट्टी है ना वहां पर उसकी फसल मुख्यतः पाई जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कौन सी फसल है जो वो किस राज्य में सबसे नंबर 1 पर है, यानी किस फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है। देखिए हर एक चीज डाटा याद करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी समझना भी जरूरी होता है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आप फैक्ट को समझेंगे, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए फिलहाल में स्टार्ट करते हैं। हम 8 मिट्टी के बारे में एक बार बता देते हैं कौन कौन सी 8 मिट्टी हैं, और उसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं और जो प्रमुख फसल हैं वो बता देते हैं। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, आगे देख लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पर बताते हैं। तो 8 फसलें, 8 मिट्टियां कौन कौन सी? पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। पहली कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जिसे हम क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। एलुवियल सॉइल। अच्छा, एलुवियल सॉइल की अगर बात की जाए तो सर ये एक बात बता दीजिए कि ये इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो उत्तर भारत में ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, और उत्तर भारत में जो गंगा यमुना का दोआब है ना वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अब जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है? देखिए नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ दो प्रकार से बनती है, मतलब न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल। जो हिमालय से नदियां आ रही हैं, हिमालय से नदियां आते आते कुछ अवसाद लेकर आती हैं। जब ये अवसाद लेकर आती हैं तो अवसाद के बाद में ये अवसाद को यहाँ पर एकत्र कहीं पर छोड़ देती हैं, जो बड़े बड़े अवसाद होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भाबर। इसके बाद में अब जब बड़े बड़े छोड़ दिए तो छोटे छोटे जाते हैं, तो छोटे छोटे अवसाद जो हैं वो कहाँ पर पहुंचते हैं? उसे हम तराई बोलते हैं। भाबर एवं तराई का मैदान। इसके बाद में जब ये छोटे अवसाद के बाद में जो एरिया बचता है उस वो बनाता है जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया बनता है। तो जलोढ़ वाला मिट्टी वाला एरिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। तो इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र और उत्तर भारत में क्या चीज है? उत्तर भारत में आपको गंगा यमुना का मैदान देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गंगा यमुना का, गंगा यमुना मैदान देखने को मिलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए सबसे उपजाऊ इनमें क्या होता है? सबसे उपजाऊ जो फसल होती है वो होता है चावल हो गया। क्या हो गया? चावल, गेहूं और गन्ना। चावल, गेहूं और गन्ना देखने को मिलेगा। तो उत्तर भारत में देखिए चावल की पैदावारी, गेहूं की पैदावारी, गन्ने की पैदावारी उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा होती है। गेहूं की पैदावारी भी उत्तर उत्तर भारत में होती है। उत्तर भारत यानी पंजाब वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है वहां पे देखिए गेहूं की पैदावारी खूब अच्छे तरीके से होती है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। इनमें मध्य प्रदेश में थोड़ा कम होता है, मध्य प्रदेश में दालें वगैरह ज्यादा होती हैं, यानी जो चना दालें ये सब चीजें होती हैं वो ज्यादा होती हैं। सॉरी।
तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग एक तालिका बना लीजिए जिससे कि आसानी रहे आपको चीजें याद करने में। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा जगह नहीं लूंगा, कम से कम जगह में आपको चीजें बताऊंगा जिससे आसानी हो जाए आपको याद करने में। तो देखिए, अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत, उत्तर भारत, गंगा ब्रह्मपुत्र भारत, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये तीन चीजें हो जाएंगी, ये दो चीजें आपको हो जाएंगी। उत्तर भारत में आपको गंगा यमुना का मैदान देखने को मिलेगा, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जो सबसे फेमस क्षेत्र माना जाता है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का स्थल जो होता है उसे दोआब कहते हैं, जो कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। देखिए, क्लास आपकी बड़ी हो रही है और अभी टॉपिक लगभग 18 भी कवर नहीं हो पाया, मतलब 17वां नंबर का टॉपिक चल रहा है। लेकिन एक बार जब मैं आपको समझा दूंगा ना, जितना भी समझाऊंगा, और हो सकता है 5 क्लासों में आपका 300 टॉपिक कवर ना हो पाए, तो हो सकता है 1-2 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन वो आपके लिए होगा। लेकिन मैं जितना आपको याद कराता चलूंगा ना, वो चैलेंज है कि आप भूलेंगे नहीं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको करते चले जाएंगे। उत्तर भारत के मैदान में और गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जलोढ़ मिट्टी की मुख्यता पाई जाती है। अब जो सबसे उपजाऊ फसल होती है वो कौन सी होती है? चावल हो गया, चावल। इसके बाद में यहाँ पर गेहूं भी अधिक उपजाऊ किया जाता है। गेहूं के बाद में गन्ना की भी उपज की जाती है। तो याद रखिएगा, चावल, गेहूं, गन्ना, अगर इनसे संबंधित कोई राज्य पूछा जाए, अग्रणी कौन होगा, यानी आगे कौन होगा जो नंबर 1 पे उपजाऊ करेगा, तो याद रखिएगा अगर दक्षिण भारत और मध्य भारत का कोई भी राज्य दिया गया तो आप बेखटक उसको एलिमिनेट कर दीजिए, वो तो आंसर होगा ही नहीं। या पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत का कोई राज्य दिया गया हो तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर कौन सा होगा? उत्तर भारत का ही राज्य होगा, उत्तर भारत का ही राज्य होगा। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा, इससे याद हो जाएगा। देखिए, ज्योग्राफी जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पर है, और बहुत जल्द यानी 12 से 13 तारीख को आपको एक ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन लेक्चर मिलेगा, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा, और आपको कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। और उसमें कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई नहीं जाएगी बल्कि सिखाई जाएगी, आपको उसके साथ जीना सिखाया जाएगा, क्वेश्चन करना सॉल्व सिखाया जाएगा। बहुत ही माइंड मैपिंग क्लास रहने वाली है। 2 क्लासें रहेंगी, जिसमें एक क्लास रहेगी मैप बेस पर, जो मैप में आपको पूरा कंप्लीट मैप याद कराया जाएगा। मैप में कौन सी चीजें कहां पर है लोकेट कराई जाएंगी, कौन सी झील कहां पर है, कौन से पर्वत कहां पर है, कौन सा पठार कहां पर है, और कौन से चोटियां कहां पर है, किस जगह पर है, कहां पर कौन सी कृषि सबसे ज्यादा होती है, किस प्रकार की मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। पूरा मैपिंग क्लास रहेगी, जिससे मैप क्लास से ही आप पूरा इंडियन ज्योग्राफी सीख सकते हैं। एक क्लास जो रहेगी वो रहेगी फैक्ट की क्लास, जिसमें हम आपको फैक्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे और जीना सिखाएंगे उसके साथ में। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है, अगली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। अगली मिट्टी सर कौन सी है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। अब बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, एक काम करते हैं, बार बार पेन लेना पड़ता है, इनको अटैच कर लेते हैं यहाँ पर। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल बोलते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात यानी जो पश्चिमी इलाका हो गया पूरा यहाँ पर पाई जाती है। अब काली मिट्टी है वो किसके लिए प्रसिद्ध होती है? सर कपास के लिए प्रसिद्ध होती है, कपास के लिए फेमस, यानी कपास के लिए प्रसिद्ध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में तीसरी मिट्टी कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है? वो है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी पहले तो ये याद रखना होगा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र में प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। तो इन राज्यों में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी पाई जाती है। अब जब आप मैप बनाइएगा इस तरीके से, जैसे आपने मान लीजिए मैप बनाया, तो उड़ीसा कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर। तमिलनाडु यहाँ पर, आंध्र प्रदेश इस जगह पर आपको आंध्र प्रदेश ऐसे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में उड़ीसा आपको वहीं देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस तरीके से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी इसका कुछ हिस्सा पाया जाता है, और इसके बाद में उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? इस तरीके से मिट्टी, लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो आप याद रख सकते हैं कि इस तरीके से जो एक ये
दक्कन वाला यानी दक्षिणी इलाका है जो लगभग लगभग यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी फसल की पैदावारी जो सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पर लोहे की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, इस जगह पर लोहे की अधिकता होती है। और याद रखिएगा गोंडवाना, गोंडवाना रॉक जो है, यानी गोंडवाना है, गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वहां पर लोहे की अधिकता पाई जाती है। और गोंडवाना नाम क्यों रखा गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में गोंडवाना जगह पर ये सबसे पहले पाई गई, तो इसीलिए इसका नाम गोंडवाना रखा गया। और इसके बाद में कैसे याद रखना होगा, जो सबसे सबसे पहले क्रम की चट्टाने वो कौन सी, आर्कियम, आर्कियन, धारवाड़, ऐसे आपको याद रख सकते हैं। तो जो एबीसीडी होती है ना, उस तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि एबीसीडी के क्रम में ही ये सारी पाई जाती हैं। आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, इसके बाद में गोंडवाना भी आता है। तो ये क्या है, गोंडवाना में सबसे ज्यादा किसकी, लौह अयस्क की मात्रा पाई जाती है। तो जो जहां पर लौह अयस्क की, जिस मिट्टी में लौह अयस्क की मात्रा होगी वहां पर किसकी पैदावारी अधिक होगी। सर आपने ज्योग्राफी में बताया है एक बार कि मूंगफली की और ज्वार की, यानी जो ज्वार होता है उसकी पैदावारी सबसे ज्यादा होगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं। मिट्टी नंबर 4 कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी, जिसे लेटेराइट सॉइल भी बोलते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी ये कहां पर पाई जाती है, ये आपको देखने को मिलेगी पश्चिमी घाट में। कहां पर देखने को मिलेगी, पश्चिमी घाट। यहाँ पर याद रखिए मैं पश्चिमी घाट बोल रहा हूँ और पश्चिमी तट नहीं, मैंने आपको घाट और तट में दोनों में अंतर बताया। इसके बाद में केरल जो स्वयं ही पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ जाता है, और असम में, असम में आपको देखने को मिलेगी। असम क्या है, सेवन सिस्टर का पार्ट है। यहाँ पर आपको याद होना, यहाँ पर आपको असम देखने को मिलता है, बांग्लादेश के साथ सीमा थोड़ी सी साझा करता है। इसके बाद में अब ये देखिए, जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट में मिट्टी में किस प्रकार की ये मिट्टी होती है, जो लेटेराइट मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, अम्लीय मिट्टी होती है। और ये कैसे बनती है, ये गिरी हुई पत्तियां जो बनों की, यानी वन है, पेड़ पौधे हैं, तो उनसे जो पत्तियां गिरती हैं तो गिरी पत्तियों से बनती है, से बनती है। तो इसीलिए इसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, तो इसीलिए ये अम्लीय मिट्टी है। अब इसमें जो गिरी हुई पत्तियां, तो इसमें क्या किसकी पैदावारी होगी, चाय हो गया, कॉफी हो गया, इनकी पैदावारी सबसे ज्यादा होगी। लेटेराइट मिट्टी में चाय कॉफी की पैदावारी ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये देखिए कहाँ पर मोस्टली पाई जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। असम पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, केरल भी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और पश्चिमी घाट ये भी पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि घाट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र ही होता है। तो इनमें क्या है, चाय और कॉफी। और मैंने बताया आपको कि चाय और कॉफी की जो पैदावारी है वो कहाँ पर होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि ये गिरी हुई पत्तियों से बनती है। चलिए अगला देखते हैं, अगली मिट्टी कौन सी है। अगली मिट्टी है डेजर्ट सॉइल, यानी मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पर आपको पता होगा, गुजरात में और राजस्थान में। राजस्थान में थार, गुजरात में रण ऑफ कच्छ। तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है गुजरात और राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात और राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा। राजस्थान की अगर बात की जाए तो थार मरुस्थल, गुजरात की बात की जाए तो रन ऑफ कच्छ। अब ये जो मिट्टी होती है वो कैसी मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है। अब ये कम उपजाऊ भी होती है, कम उपजाऊ। जब क्षारीय मिट्टी है तो कैसी होगी, कम उपजाऊ होगी। और जब कम उपजाऊ होगी तो यहाँ पर किसकी किसकी मात्रा अधिक पाई जाएगी, तो यहाँ पर बाजरा हो सकता है, क्योंकि बाजरा जो ऐसा है वो कम उपजाऊ क्षेत्र में भी हो जाता है। तो बाजरा हो सकता है, और क्या हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बाजरा और ज्वार। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, बाजरा और ज्वार। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जो पेंसिल है वो डिस्चार्ज हो गई है, तो आप आपसे माफी चाहते हैं।
और आज के लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपके 60 से 70 टॉपिक कवर करा दें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं परचेज किया है तो ये पीडीएफ जरूर परचेज कर लीजिए। मात्र 29 रुपए की है और एक बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है। मतलब इतने में तो आजकल बर्गर भी नहीं मिलता है जितने में मैं आपको एक आपके लाइफ बनाने वाली एक पीडीएफ दे रहा हूँ। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और इस पीडीएफ को जरूर परचेज करिए। क्विक रिवीजन नोट्स हैं, इसमें 300 से ज्यादा टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।